सुप्रभात दोस्तों। आज हम एमए उत्तरार्ध का पेपर फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अंतर्गत आधुनिक कला की उत्पत्ति के कारकों को पढ़ेंगे। आधुनिक काल 1860 से 1970 के दशक से विस्तारित अवधि के दौरान किए जाने वाले कलात्मक कार्यों का संदर्भ देता है। देखिए, जब हम आधुनिक की बात करते हैं तो ये अकेला ही समग्र है, परंतु आधुनिक तक पहुंचने से पहले हम उसके आधुनिक होने की उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे जिन सोपानों पर चढ़कर ये अतीत की नवीन तरीकों की ओर झुके। आधुनिक कला से जुड़े विचारों का ज्ञानोदय 17वीं सदी में ही हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि एक आधुनिक कला आलोचक क्लेमेंट ग्रीनबर्ग ने इमैनुअल कांट को पहला आधुनिकतावादी कहा था, और जब रेनेसा पीरियड में लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो, सेंजियो राफेल धर्माधारित चित्रों का निर्माण कर रहे थे, वहीं मैनरिज्म में कलाकार अपने तरीके स्वयं ढूंढने लगे थे। ऐसे में परमिजानिनो, रूसो फॉरेंतिनो, जॉर्जियो पोंतोर्मो जैसे कलाकारों ने रेनेसा का स्फुमातो और चिरोस्कुरो का बखूबी से उपयोग किया था। ये चिरोस्कुरो इफेक्ट लियोनार्डो दा विंची ने बहुत उपयोग में लिया था, पर ज़्यादा अंतर नहीं आते हुए इनके कलात्मक संबंधी जो परिवर्तन थे वही हमें देखने को मिलता है। अर्थात कला जगत में कभी कभी एक जैसी स्थिति नहीं रही। हम आगे बात करते हैं कि बारोक कला, जिस तक आते आते कार्वेजियो, पीटर पॉल रूबेंस, फ्रांस हॉल्स, बर्निनी, वेलास्कस, रेम्ब्रांट जैसे कलाकारों ने कुछ अलग प्रयोग किए और जेनेरे पेंटिंग जैसा नया शब्द इसमें जोड़ दिया। जेनेरे पेंटिंग, वैसे जुबेरन ने बहुत काम किया इसमें। वो हम देखते हैं कि रेनेसा से बदलते बदलते विचार कहाँ तक परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, अब वहीं रोकोको शैली की हम बात करेंगे जो बारोक पीरियड के बाद में आती है। तो वातु, फ्रेगनेट जैसे जो कलाकार थे, उनकी अपनी कलात्मक शैली में वे महारथी थे। स्थितियां परिवर्तित होते हम साफ देख सकते हैं कि कहाँ रेनेसा और कहाँ रोकोको तक आकर कला विभिन्न युगों की शैलियों की स्थितियों हमें बताने लगी है। खास यह है कि हिरोनिमस बॉश ने रेनेसा काल से भी पहले अपनी शैली में अत्याधुनिक विचार के बीज डाल दिए थे। उसके बाद दूसरा नाम आता है एल ग्रेको, जिन्होंने कला संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। आज की इस कक्षा में हमने देखा है कि जीवन के दार्शनिक मूल्यों में परिवर्तन होते ही उसका जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही हो जाता है। कला क्षेत्र में अपवाद हम इसको नहीं कह सकते हैं। जैसे 19वीं सदी के प्रारंभ से परंपरागत सामाजिक व धार्मिक निष्ठाएं जो टूटने लगी थी, वह आधुनिक दर्शन की स्वीकृतियों में मानव का स्वतंत्र, दूसरा है स्वयं पूर्ण और तीसरा है बहुरंगी व्यक्तित्व, उसकी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा एवं इंद्रिय अनुभूतियों के पीछे छिपे हुए रहस्य की खोज, ये तत्व बाह्य उद्देश्यों के बंधन से मुक्त होकर कार्यान्वित होने लगी थी। जब तक हम आधुनिक सृजनात्मक कलाकृति का दर्शक स्वयं को इन तत्वों के प्रति जागृत नहीं हो पाएगा, तब तक वह उस कलाकृति का भावोत्कट रस ग्रहण करने में सफल नहीं होगा। यह आधुनिक कला की महत्वपूर्ण बात है। साथ ही कलाकार का व्यक्तित्व स्वतंत्र होते ही जो उनका सृजन का क्षेत्र है, उसमें कलाकार की जो आत्मिक अभिव्यक्ति है और विशुद्ध सौंदर्य, जिसकी खोज के बीच में एक द्वंद्व सा शुरू हुआ था,
और ऐसे जो द्वंद्व की जो परिस्थिति थी या द्वंद्व की अवस्था थी, उसमें आधुनिक कला धीरे धीरे गति करने लगी थी और विभिन्न जो पहलू थे उनमें रूपायित होने लगी। आधुनिक जो कला है, कला के विरोधियों के साधारणतः दो वर्ग पाए जाते हैं। हम देखेंगे कि दो वर्ग क्या हैं। पहला वर्ग है आधुनिक कला को तांत्रिक और दुर्बोध समझकर उसके बारे में विचार नहीं करता, और दूसरा वर्ग है वो जो दर्शक का है उसको पाखंड या विकृतिजनक मानकर उसकी निंदा करने को उद्यत हो जाता है। जो एक सामान्य जो दर्शक है वो चित्रकला को वास्तव सृष्टि को प्रतिरूपायित करने का साधन मात्र समझता है। वह जब इस दृष्टिकोण को लेकर आधुनिक कलाकृति का रस ग्रहण करना चाहता है तब उसमें असफल होता है। सामान्य दर्शक के इस दृष्टिकोण को सुदृढ़ बनाने का कार्य मुख्य रूप से यूरोपीय पुनर्जागरण काल से अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने किया है, जिसकी बात हम कर चुके हैं कि जो पुनर्जागरण काल है उसमें लियोनार्डो विंची ने नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इजाद कर दिया है। और ये जो वैज्ञानिक ढंग से जो अंकन पद्धति है उसमें धीरे धीरे संशोधन होता गया और जो कला की जो धार्मिक अभिव्यक्ति है वो वहाँ से कमजोर हो गई, क्योंकि हम देखते हैं कि इन जो शताब्दियों के अंदर हमने जो चित्र देखे हैं उसके अंदर हम धार्मिक अभिव्यक्ति अधिक देखते हैं बजाय जो दूसरा सौंदर्य दर्शन है वो। और हम देखते हैं कि भौतिक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट दर्शक के लिए कलाकृति में वास्तव सृष्टि की सच्ची प्रतिकृति होना कलाकृति की श्रेष्ठता का मापदंड धीरे धीरे बन गया। और आधुनिक कलाकृति के रस ग्रहण के लिए एक बात और इम्पोर्टेंट है कि एक जो दर्शक है वो पूर्व ग्रह दूषित दृष्टिकोण को त्यागने लगा। दूसरी बात है कि हमारा जो विषय है आधुनिक कला, तो उसके बारे में हम ये भी जान ले कि आधुनिक कला का जो हम अध्ययन करते हैं तो उसमें आधुनिक जो शब्द है वो काल निर्देशक मात्र नहीं है, ये एक तरह से भ्रममूलक भी हो सकता है। आधुनिक के अंदर वस्तु निरपेक्ष सौंदर्य की बात होती है, आत्मिक अनुभूति की बात होती है, अति यथार्थ की बात होती है, अति यथार्थवादी कल्पना की बात होती है, और कला के अंतर्गत सृजनशीलता जैसे तत्वों का स्पष्ट और दूसरा है विशुद्ध रूप, जो आधुनिक काल की जिन कला शैलियों में दृष्टिगोचर होता है उन सब की यहाँ पे बात हुई है। और इन सभी कला शैलियों को आधुनिक कला में सम्मिलित करते हैं, अर्थात ये सभी तत्व सृजन प्रवृत्ति के अविभाज्य अंग होते हैं और अविभाज्य अंग होने के कारण इनमें न्यून या अधिक मात्रा में प्राचीन, मध्ययुगीन और समकालीन जो सभी कला शैलियां हैं वो इसमें विद्यमान होते हुए हम देखेंगे। जैसे पिकासो की हम बात करते हैं तो कि पिकासो एक आधुनिक कलाकार होते हुए भी उसने जो अफ्रीका के ट्राइब्स जनजातियों के आधारित चित्र बनाए उसके अंदर हमने देखा है कि सृजन प्रवृत्ति उसकी बदली है, पर उसकी जो विचार शैली है वो ट्राइबल आर्ट से संबंधित है। दूसरा, इसी बीच हम देखेंगे कि कुछ कलाकार हैं जैसे साल्वादोर डाली है जिन्होंने जो ग्रीक पीरियड के विषय हैं उनको अत्याधुनिक विचारों के साथ अति यथार्थवादी कल्पना, जादुई यथार्थ के साथ में उन्होंने उसको मिलाकर एक नवीन रचना में परिवर्तित कर दिया है। तीसरा, हम देखेंगे कि जो 20 से 30 सहस्त्र जो साल है उससे पहले की जो वन्य मानव की कलाएं हैं उनमें ये तत्व जो आधुनिक विचार वाले तत्व हैं ये इतने स्पष्ट रूप से प्रकट होते हुए हम देखते हैं। जो कला आधुनिक
कला के काफी समरूप भी हैं। एक कला समीक्षक है हर्बर्ट रीड, उन्होंने इस संदर्भ में लिखा भी है कि आधुनिक कला 30 सहस्त्र वर्ष प्राचीन है। दूसरा हम देखेंगे कि लोक कला, और हम कह सकते हैं चाइल्ड आर्ट की भी बात कर सकते हैं, कि इन दोनों में भी मूल सृजनशील तत्वों का बहुत ही स्वाभाविक विकास होता है। आधुनिक कला का अध्ययन करते समय हम देखेंगे कि जो अभी हमने जिन ऊपर जो अभी चर्चा की है कला के बारे में, उन कलाओं से आधुनिक कलाकारों को अपरिमित प्रेरणा लगातार मिलती जा रही थी। वन्य मानव की कला ले सकते हैं या फिर लोक कलाएं, बाल चित्रकला, ये सब इन सब से आधुनिक कला इस विचार से भिन्न है कि आधुनिक कला रूपांतरगत तत्वों के शास्त्रीय अध्ययन का परिणाम है या कलाकार की व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति है, या उसमें कलाकार द्वारा की गई आंतरिक सत्य की खोज भी है। किंतु इन कलाओं में जो आधुनिक कला के समान गुण दृष्टिगोचर है, वे पूर्णतया सृजन क्रिया की स्वाभाविकता से सिद्ध होते हैं। आधुनिक कला का जो बाहरी उद्देश्य नहीं होता, ये हम खास इसमें है कि बाहरी उद्देश्य इसमें नहीं है, जबकि ये कलाएं बाह्य उद्देश्य से ही प्रेरित होती हैं। समकालीन नैसर्गिकवादी जो कला है, उसको हम पुरानी कलाओं से जोड़कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि जैसे बाइजेंटाइन कला, या फिर हम भारत में अजंता की कलाओं के बारे में बात कर लें, राजपूत कला शैलियों के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरा जैन पुस्तक चित्रण कला है। इनके अंतर्गत ये आधुनिक नहीं है, प्राचीन धार्मिक कलाएं हैं, पर इनका जो मूलाधार है, सृजन तत्व की बात हम करते हैं, वह इतनी प्रकृष्ट मात्रा में प्रकट होता है कि आश्चर्यजनक आधुनिक तत्व इसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में राग रागिनी चित्र बहुत बने हैं, उसमें आधुनिक विचार है। आधुनिक विचार कैसे? हम डाली के जो चित्रों को देखते हैं, या फिर हम दादावादी चित्रों को देखते हैं, या फिर पॉल क्ली के चित्रों को देखते हैं, तो ये इस तरह के जो चित्रकार है वो नैसर्गिकवादी चित्र बना रहे हैं। और वो नैसर्गिकवादिता या वो मनोविज्ञान, हम मनोविज्ञान की, क्योंकि अब हम आगे पढ़ेंगे कि फ्राइड की थ्योरी भी इसमें आएगी, और इसके आधार पर जो मनोविज्ञान आधारित जो चित्र बने हैं वो आधुनिक शैली के कहलाएं। पर ये मनोवैज्ञानिक चित्र हम यहाँ पे राग रागिनियों में देख सकते हैं, जो भारतीय चित्रण शैली की का एक हिस्सा है, जिसके अंदर कि राग और रागिनियों को का पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। तो ये एक तरह से आधुनिकवादी विचार है। दूसरा, हम 12 मासा षड ऋतु वर्णन की बात करते हैं कि एक मौसम है, वो मौसम भी हम वो अति यथार्थवादी कल्पना के अंतर्गत वो जो पूरे चित्र के वातावरण है उसको बताता है। एक खास बात और है आधुनिक कला के तत्वों के बारे में, कि जिन कला तत्वों व सृजनात्मक सहज प्रवृत्तियों को प्राचीन कलाकारों ने साधन के रूप में जो अपनाया था, वे आधुनिक कलाकार के साध्य बन गए। यानी कि प्राचीन कलाकार तो साधन के रूप में उसको अपना रहे हैं, पर धीरे धीरे आधुनिक काल में वो ही विचार, वो तत्व एक साध्य के रूप में आ गए। किसी भी बाहरी जो उद्देश्य है उस पर श्रद्धा न होने के कारण आंतरिक व्यक्तित्व के स्वयं पूर्ण अनुभूति, और दूसरा है जो जड़ सौंदर्य है उसके इल्यूजन की प्राप्ति के लिए अथक जो प्रयत्न आधुनिक कलाकार की कलाकृति के कार्य कारण हो चुके थे। अनुभूति के अपरिपक्वता के कारण काल परिवर्तन जनित किसी कारण से हो, या फिर आधुनिक कलाकार के विचारों में इतनी
वो आंतरिकता आ गई थी कि कलाकार के व्यक्तित्व और जो उसका चिंतन का या चिरंतन तत्व है, उसमें शायद ही कोई आधुनिक कलाकार विश्वास करता होगा। ऐसा पूर्ण रूप से भाव टूट चुका था। इसका प्रमुख कारण ये भी था कि अब जो कलाकार थे, आधुनिक कलाकार, उन्होंने एक हम आध्यात्मिक अनुभूति की बात करते हैं, जो अनुभूति हम भारतीय चित्रकला के अंदर देखते हैं, अजंता के चित्रों के अंदर देखते हैं, या फिर हम जो मुगल शैली है, राजपूत शैली है, पहाड़ी चित्र शैली है, इनमें जो हम आध्यात्मिक अनुभूति देखते हैं, वह अनुभूति, वह आध्यात्मिक अनुभूति पाश्चात्य जो हम आधुनिक चित्रकला की बात कर रहे हैं, आधुनिक चित्रकला के अंदर वह अनुभूति अश्रद्धा के रूप में मानी गई और इसके परिणाम स्वरूप उस दिशा में प्रयत्नशीलता का अभाव हो चुका था। और हो सकता है कि इसके लिए बदली हुई जो हमारी परिस्थितियां होती है, उस वह भी एक कारण हो सकता है, जिसमें आधुनिक भौतिक सुख साधनों के पीछे लोग भागने लगे और ये भागते हुए मानव को आत्मिक शांति के बारे में विचार तक करने की समझ नहीं हुई हो, न ही इच्छा हुई होगी, न उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने कोई कोशिश की। तो आधुनिक मानव का पुनश्च जो हम कहते हैं कि धर्म व शाश्वत मूल्यों के प्रति, हम यहाँ पे नैतिक मूल्य और शाश्वत मूल्य की बात कर सकते हैं कि उसके प्रति जो श्रद्धा थी वह खत्म होने लगी थी। हम स्टूडेंट्स अगली कक्षा में इसी विषय को गति देते हुए आधुनिक चित्रकला की पूर्व पीठिका की और भी